हेलो एवरीवन, पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स सेट ऑफ बेसिक लिबर्टीज हैं, बेसिक राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ये हमें आर्टिकल 12 टू 35 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट में डिवाइडेड है, 25 पार्ट्स हैं इसके। ये पार्ट 3 में हमें मिलते हैं। आर्टिकल 12 टू 35 याद रखने हैं। इंस्पिरेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से फंडामेंटल राइट्स की इंस्पिरेशन मिली है। आर्टिकल 12 टू 35 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। वैसे हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन हमारा जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 उसने हमारा राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 हटा दिया गया, उससे अबोलिश हो गया हमारा फंडामेंटल राइट से। सो ये याद रखना है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया। तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। अब तो देखते हैं इनको। देखिए, सबसे पहला हमारा राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। सबसे पहले में जो 4 नंबर वाला है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये याद रख लेना है। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28 तक है। अब जो हमारे ऊपर के 3 राइट्स हैं, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमें याद रखने हैं। ई एफ जी, ई एफ जी। 5 और 6 को कैसे याद रखना है? सी सी। तो ये हमारा सी सी। राइट टू इक्वलिटी, ई से इक्वलिटी, ये हमारा 14 टू 18। देखिए, सबसे पहले हम 6 नंबर वाले को देखते हैं। तो 6 नंबर वाला में क्या कह रहा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा 32। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मैंने आपको याद करा दिया, ये आपको 25 टू 28 है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो 25 टू 28 है, ये याद रखना है। इसी से हम सारे के सारे राइट्स अपने याद कर लेंगे। अब 25 टू 28 ये है, 31 हमारा हट गया, तो ये कहां तक बचा? 29 टू 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 टू 30, ये हमारा 32। 14 टू 8, ये इक्वलिटी हमारा 14 से 18। 19 टू 22 फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 टू 24। एक बार फिर से देखते हैं इनको, अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं से पूछ लेता है कि आर्टिकल 21 हमारा क्या है, या फिर हमारे राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक है। देखिए, ई एफ जी सी सी, हमें याद था 4 नंबर वाला राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सॉरी। सो ये हमारा आर्टिकल हमने याद किया था 25 टू 28। बस इसको याद कर लेना है। हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 है हमारा लास्ट। 31 हमारा है नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया। तो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारा कितना बचा? 29 टू 30। इक्वलिटी हमारा 14 से स्टार्ट था, 14 टू 18 तक था। ये हमारा राइट टू फ्रीडम 19 टू 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 टू 24, क्योंकि 25 पे हमारा रिलीजन है। तो हमें इसका ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई एफ जी और ये सी सी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
बस 4 नंबर वाला याद रखना है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। तो चलिए अब इसके फीचर देखते हैं। फीचर क्या है फंडामेंटल राइट्स के। तो सबसे पहला जो फीचर हमें बता रहा है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये लाइन क्या बोल रही है, जो हमारा स्टेट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो कोई भी पर्सन किसी के बारे में झूठ भी लिख सकता है कि मैं तो कोर्ट में बच जाऊंगा क्योंकि मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी की झूठ बोलकर रेपुटेशन डाउन करता है तो उसको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बचा सकता। तो एक रीजन के बेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ये लाइन वही बोल रही है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। सेकंड वाला में क्या बता रहा है फीचर, अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। किसी भी तरह का अनफेयर डिसीजन अगर स्टेट लेता है या प्राइवेट इंडिविजुअल, उससे भी हमें बचाते हैं। अनरीजनेबल अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है। नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इन कैरेक्टर। देखिए कोई भी अथॉरिटी या स्टेट नहीं चाहता कि सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो ये नेगेटिव किसके लिए है, नेगेटिव है स्टेट के लिए या फिर अथॉरिटी, जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी है। पॉजिटिव है इंडिविजुअल के लिए। क्यों, क्योंकि उसको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही है, बोलने की आज़ादी, लेकिन अथॉरिटी नहीं चाहती, इसलिए नेगेटिव अथॉरिटी के लिए, पॉजिटिव है इंडिविजुअल के लिए। फोर्थ वाला क्या बता रहा है, डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है इनके वॉयलेशन पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। फिफ्थ वाला जो हमें बताता है वो भी इससे रिलेटेड है, लेकिन ये बताता है जस्टिसेबल। इसका मतलब है इनके वॉयलेशन पर हम किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, आइदर हाई कोर्ट, आइदर सुप्रीम कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी। फोर्थ वाले के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। देखिए अब सिक्स्थ क्या कह रहा है, नॉट परमानेंट। इसका मतलब है पार्लियामेंट इनको कभी भी कर्टेल कर सकता है। मैंने आपको बताया था रीजन के बेस पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है पार्लियामेंट इन पर, इसी तरीके से वो उनको चेंज भी कर सकता है। तो अब देखते हैं इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है। देखिए इमरजेंसी के टाइम पर जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है, हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, बस दो को छोड़ के, वो है हमारा आर्टिकल 20 और 21। ये हमारे सस्पेंड नेशनल इमरजेंसी के अंडर में नहीं होते, और नेशनल इमरजेंसी हमारी विद इन ए कंट्री लगती है, हमारे देश के अंदर ही। नेशनल इमरजेंसी हमारी किसी भी, मतलब अगर देश के अंदर कोई रीजन है उसकी वजह से लगती है। एक्सटर्नल इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 19 हमारा सस्पेंड हो जाता है, फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। और एक्सटर्नल इमरजेंसी हमारी ड्यू टू वॉर की वजह से हमारी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है, कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये बात याद रखनी है, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा जब बाहर से कोई एक्सटर्नल मतलब वॉर होगी, और आर्टिकल 20 और 21 हमारे रहेंगे, और बाकी सारे हमारे सस्पेंड हो जाएंगे ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। फिर से नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 20, 21 रहेंगे, एक्सटर्नल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 नहीं रहेगा, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मेंबर ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी और मार्शल लॉ, देखिए इन सब के लिए इसके एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड है। बस आपको यही चीज याद रखनी है। अब जो हमारे ये आर्टिकल हैं, इनके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में जानेंगे, तो अगली वीडियो में मिलते हैं।